गैस तो अब तक मैंने आपको पढ़ाया था मोशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको रेस्ट की डेफिनेशन दी। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे हमें ये पता चलता है मोशन फास्ट हो रही है स्लो हो रही है। तो उसके लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आपका स्पीड। और स्पीड के दो फॉर्मूले आपको बताए गए थे। एक स्पीड होती है जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो। और मैंने आपको बताया था अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, जो कि जनरली मोशन आपकी नॉन यूनिफॉर्म ही होती हैं, तो हम डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड। ये क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको वेलोसिटी सिखाई थी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है एक फिक्स डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो फिक्स डायरेक्शन उसमें ऐड कर दीजिए, तो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन क्या बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है पर यूनिट टाइम, उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था अगर डिस्टेंस तो फिक्स है लेकिन तब भी जो ऑब्जेक्ट है वो कभी फास्ट चल रहा है कभी स्लो चल रहा है, तो उस सिचुएशन में उसकी हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका वही होगा जो एवरेज स्पीड का था, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है, उसमें क्या होगी, एक फिक्स डायरेक्शन होगी। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर वेलोसिटी में चेंजेस जो आ रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंजेस आ रहे हैं, तब हम डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वी प्लस यू अपॉन टू। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा सिरदर्द यहाँ से स्टार्ट होता है 9th क्लास के स्टूडेंट का। उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसे ग्राफ समझ नहीं आती। साथ ही साथ जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ग्राफ समझ में नहीं आते कि ग्राफ दिया हुआ है डिस्टेंस और टाइम के बीच का, वेलोसिटी और टाइम के बीच का, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो मैंने आपसे जैसे पहले कहा था, जब मैंने आपको मैथमेटिक्स सिखाया था, ये मैथमेटिक्स होता है, आपको दिक्कत आती क्यों है एक्चुअली में, जो 9th के स्टूडेंट होते हैं केवल उन्हीं स्टूडेंट को ग्राफ समझ में दिक्कत आती है जो बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। इस बात का ध्यान रखिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे पहले बिना फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देखे हुए, तो ये ग्राफ आपकी भी समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। आप पहले वहाँ जाइए, वहाँ मैंने आपको मैथमेटिक्स सिखाया, उस मैथमेटिक्स अच्छे से समझिए। और ग्राफ वाला जो पोर्शन अच्छे से समझने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसमें शायद सेकेंड वीडियो है, उसमें मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट सिखाया है, आप उसे जाके पढ़िए तो आपकी ग्राफ समझ में आएंगे, ठीक है। अब आपको पता चलेगा क्या इम्पोर्टेंस है आपकी मैथमेटिक्स की फिजिक्स में, ठीक है। तो ग्राफ कैसे शो किए जाते हैं, ग्राफ से हमें कैसे बॉडी की इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, अब ये हम पता करने जा रहे हैं। फिर से मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं कि हम जो 9th क्लास में भी मोशन पढ़ रहे हैं फिलहाल, दिस इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जो ऑब्जेक्ट होगा कहाँ चलेगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर चलेगा, आपका अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक एक्स एक्सेस है, अब आपके दिमाग में होना चाहिए, एक एक्स एक्सेस होगी, एक ओरिजिन होगा, उस ओरिजिन पर हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जिसके हाथ में घड़ी है, और एक ऑब्जेक्ट है जो उस एक्स एक्सेस पर या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। और ये हमें कौन बताएगा, तो ये हमें बताएगा हमारा ऑब्जर्वर। अब आप ग्राफ पे चलिए। तो सबसे पहला ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहले हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कौन किस किस के बीच के, तो सबसे पहले ग्राफ है आपकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो क्या होते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सबसे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ नंबर 1। तो एक ऐसा ग्राफ जो किस किस के बीच में ड्रॉ किया जाए, एक ऐसा ग्राफ जो ड्रॉ किया जाए किस किस के बीच में, डिस्टेंस के बीच में और टाइम के बीच में, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला ग्राफ देखिए, ये आपका टाइम, ठीक है। मान लीजिए ये आपका किलोमीटर में है, ठीक है। सॉरी, टाइम है आपका आवर्स में, किलोमीटर तो डिस्टेंस की यूनिट होती है। जैसे ये मान लीजिए आपका दिस इज ओरिजिन 0, दिस इज 2, दिस इज 4, 6, 8, 10, 12,
ठीक है, ये आर्स है या डिस्टेंस मान लीजिए 4, 8, 12, 16, 20। ये आपकी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी डिस्टेंस है और यूनिट क्या है इसकी, किलोमीटर। ठीक है, स्केल आप कुछ ही मान सकते हैं अपने लिए, ये कोई फिक्स नहीं है, आप कुछ भी स्केल मान सकते हैं। तो मैं सबसे पहला ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहला आप ग्राफ देखिए, डिस्टेंस और टाइम के बीच का, मान लीजिए ये है ग्राफ। एग्जाम में इस तरह से आता है, वो कहता बताइए ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ पर फोकस करिए, दिमाग में सोचिए क्या रहा होगा। ये है एक्स एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन, इधर -x मान लीजिए, इधर +x मान लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ है हमारा ऑब्जर्वर, उसके हाथ में क्या है, एक घड़ी है और ये डिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज 4, 8, 12, 20, 25 है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन और जो बच्चों आप लोगों को हो सकता है वो ये कि कुछ लोग ये सोचेंगे ये तो 2 डायमेंशन मोशन है, एक इसमें ये वाली एक्स है, इसमें ये वाली एक्सिस है और एक ये वाली एक्सिस है, तो इस तरह से क्या है, ये तो 2 डायमेंशन मोशन है। लेकिन रिकॉल करिए ये कोई 2 डायमेंशन मोशन नहीं है, ये मोशन 1 डायमेंशन ही है। क्यों? क्योंकि ये टाइम है कि नहीं, ये टाइम एक्सिस है, हमने टाइम को यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है कि नहीं। अगर ये केवल ये आप इसे वाई एक्सिस मान सकते हैं या आप इसे एक्स एक्सिस मान सकते हैं, आप एक्सिस चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। एक्सिस का नाम आप बदल सकते हैं, ये कन्वेक्शन होता है कि ये एक्स एक्सिस है, लेकिन आप उसे वाई भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड भी कहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका टाइम है ये टाइम एक्सिस है और ये क्या मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, मतलब ये वाली हमने इस तरह से यहाँ बना दी है। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान से समझिए, इसी वजह से जो मोशन के ग्राफ होते हैं उसमें आपको कन्फ्यूजन होता है। तो ये मोशन 1 डायमेंशन ही है। अगर ऐसा होता कि ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई होता, तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन होती है कि नहीं, तब 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं एक्स और वाई भी। लेकिन यहाँ पर एक्सिस केवल एक ही है, दूसरी एक्सिस किसे शो कर रही है, टाइम को। तो ये आपका टाइम है यहाँ पर। अगर ये मान लीजिए यहाँ ये मैं कह देता एक्स है और ये वाई है, तब ये ग्राफ 2 डायमेंशन में होता। लेकिन ये 2 डायमेंशन नहीं है, दिस इज ओनली 1 डायमेंशन, क्योंकि यहाँ एक टाइम एक्सिस है और एक किसकी एक्सिस है, आपकी डिस्टेंस की। 1 डायमेंशन मोशन। तो ये ग्राफ इस तरह से आ गया। अब कुछ 9th के स्टूडेंट यहाँ तक कंफ्यूज होते हैं, या कुछ ऐसे कंपटीशन के स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा होता, कि जैसा ग्राफ होता है वैसा मोशन होता है। ये कभी नहीं होता, आप ये ध्यान रखेंगे। 1 डायमेंशन में ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसा ग्राफ होता है वैसे ऑब्जेक्ट की मोशन होती है, कि ऑब्जेक्ट ग्राफ मैंने ऐसे हवा में बना दिया तो ऐसे ऑब्जेक्ट एक्सिस से ऊपर चल के हवा में चल रहा होगा, ऐसा नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, दिमाग में ये रखिए, ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अलावा या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा होगा या बैकवर्ड, जब तक 1 डायमेंशन मोशन पड़ रहा है तब तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जर्वर है, इसने घड़ी देखी और क्या देखा कि जब टाइम, यहाँ देखिए यहाँ टाइम कितना है 0, यहाँ डिस्टेंस भी कितनी है 0। तो ये ओरिजिन होता है आपका, ओरिजिन पर टाइम भी 0 होता है और डिस्टेंस भी 0 है। अच्छा, मैं आपसे कहूँगा बताइए ओरिजिन पर स्पीड क्या होगी। अगर आप इसे डिस्टेंस कह रहे हैं तो स्पीड क्या होगी ओरिजिन पर। तो ओरिजिन पर अगर आप स्पीड डिफाइन करेंगे तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ओरिजिन पर डिस्टेंस कितनी 0, ओरिजिन पर टाइम कितना 0 और 0/0 दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ 0/0 का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। इसका मतलब आप एग्जैक्टली ओरिजिन पर स्पीड डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑब्जर्वर ने देखा कि जब टाइम 0 है तो उसकी डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर, है कि नहीं। अब उसने देखा कि टाइम कितना हो गया, टाइम आपका हो गया 2 आवर्स। उसके बाद जो घड़ी थी मान लीजिए वो 0 से स्टार्ट हुई, उसके बाद टाइम कितना हुआ 2 आवर्स, और टाइम 2 आवर्स हुआ तो उसने क्या देखा कि अभी उसकी जो डिस्टेंस है कितनी 12 किलोमीटर।
ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आप ये कौन सा ऑब्जर्वर है जो 12 किलोमीटर तक देख सकता है। ठीक है, अब ये इमेजिनेशन किया गया है। इस डिस्टेंस को मीटर में भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने किलोमीटर में लिख दिया है, अब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस समझने के लिए है ये। तो जब टाइम आपका कितना हुआ, 4 आवर्स हुए, तब भी डिस्टेंस कितनी है उसकी, 12 किलोमीटर। टाइम आपका 6 आवर्स हुए, 12 किलोमीटर। तो ऑब्जर्वर ये कह रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो यहाँ जाके बैठ गया है कि नहीं। टाइम बढ़ रहा है, यहीं कहीं बैठा हुआ है, टाइम बढ़ रहा है, यहीं कहीं बैठा हुआ है। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, तो ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी स्टेट में चेंजेस नहीं आ रहे। तो इसका मतलब सीधा सा रहा कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है आपका, वो रेस्ट पोजीशन में है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अगर आपको एक ग्राफ मिलता है, एक ऐसा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर बॉडी कहाँ है आपकी, पर्टिकुलर बॉडी आपकी रेस्ट में है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या शो करता है, दिस ग्राफ शोज दैट the object is in rest position, है क्या नहीं। ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, रेस्ट पोजीशन में है। नेक्स्ट आपका इसी को अभी मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स में और लेके जाऊंगा ऐसे, लेकिन अभी इसका जो सेकंड ग्राफ है उसे समझाऊंगा, तब मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, क्या टाइम हमेशा बढ़ता है, बताइए, क्या ऐसा होता है कि टाइम हमेशा बढ़ता ही चलता है, टाइम कभी कम नहीं होता। तो टाइम कम भी हो सकता है क्या, ये कोई जरूरी नहीं कि टाइम हमेशा बढ़ता ही है, टाइम कम भी हो सकता है। लेकिन आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे होता है, टाइम कैसे कम हो जाएगा, टाइम तो जब से पैदा हुए और हमसे पहले जो पैदा हुए टाइम तो चलता ही जा रहा है। तो टाइम कम भी हो सकता है, ये इस बात से ये इस बात पर डिपेंड करता है आप मेजर कहाँ से कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है और उसकी जॉब लगी और उसका जो रिटायरमेंट था मान लीजिए 60 ईयर्स पर है, 60 साल पर जाकर उसका रिटायरमेंट है, और उसने जब वो 25 ईयर्स का था तब उसने वो जॉब ज्वाइन की। तो अगर आप आगे से गिनते हैं, वो कहेगा कि 25 ईयर कि जब मेरी एज थी मेरी जॉब लग गई, तो 26 का हुआ कि मेरी जॉब को 1 साल हो गए, 27 का हुआ मेरी जॉब को 2 साल हो गए, है कि नहीं। 30 का हुआ कि मेरी जॉब को 5 साल हो गए। तो टाइम क्या आपका बढ़ रहा है, लेकिन टाइम बढ़ रहा है क्योंकि आप आगे से गिन रहे हैं, 25 से गिन रहे हैं, तो टाइम बढ़ रहा है। इसी तरह से अब एक दूसरा इसी चीज़ को आप ऐसे देखिए कि आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि उस आदमी की जो जॉब थी वो 60 ईयर पे जाके ख़त्म होने वाली है क्या नहीं। तो 60 ईयर पे जाकर के उसकी जो जॉब ख़त्म होने वाली है, तो उसने कहा कि उसकी जो जॉब है 26 ईयर्स हो चुके हैं उसकी जॉब को। तो जब उसने 25 में ज्वाइन की थी तो उसकी जॉब कितने साल की थी, तो उसकी जॉब आपकी कितने की होगी, आपका 5 ईयर ऑफ दिस इज 15, आप उसे ऐड करेंगे कितना 35 ईयर्स आएगा। तो उसकी जो जॉब थी टोटल कितनी 35 ईयर्स की। अब 26 ईयर हो गया उसकी जॉब को, 1 साल हो गया, तो आगे से गिनेगा तो क्या गया 1 साल हो गया। लेकिन वो ये भी तो कह सकता है कि उसकी जो जॉब थी 35 ईयर्स की वो कितनी रह गई 34 ईयर की रह गई है। 27 ईयर्स हुए, अब कहेगा कि मेरी जो जॉब है वो 33 ईयर्स की रह गई है। 28 ईयर्स हुए, अब मेरी जॉब जो है वो आपका 32 ईयर्स की रह गई है। इसी तरह से तो अगर आप टाइम का मेजरमेंट पीछे से करते हैं तो टाइम रिड्यूस भी होता है, लेकिन ये अंतर होता है। एक अच्छे स्टूडेंट में एक अच्छा स्टूडेंट ये सोचता है कि भाई 11th क्लास या 12th क्लास का बोर्ड का ईयर स्टार्ट हुआ कि जो मेरे पास जैसे मान लीजिए 12th का बोर्ड का स्टूडेंट है, वैसे अभी आप 9th में हैं तो 10th का बोर्ड आप फेस करेंगे। तो जो स्टूडेंट 10th तक पहुँचेगा तो कहेगा ये मेरा बोर्ड का ही है, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो जो लेजी स्टूडेंट हो तो वो क्या कहते हैं, अभी तो क्या है 1 दिन निकला है, 2 दिन निकले हैं, 1 महीना निकला है, 2 महीने निकले हैं। लेकिन जो स्टूडेंट इसे टाइम की वैल्यू पता है वो कैसे मेजर कर, उसे कैसे मेजर करना चाहिए,
वो कहेगा कि मेरे पास 12 मंथ हैं, है कि नहीं, वो भी पूरे नहीं होते। जो भी हमारे पास एक फिक्स टाइम है खाली 10 मंथ का, क्या हमें जो कुछ भी करना है इसी में करना है। तो एक मंथ अगर पास आउट होगा तो वो कहेगा कि मेरे पास 9 मंथ रह गए। 2 मंथ पास आउट होंगे तो वो कहेगा मेरे पास अब 8 मंथ रह गए। तो इसलिए टाइम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है कि, तो टाइम कम भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि टाइम हमेशा बढ़े, टाइम कम भी होता है, ये डिपेंड करता है आप किधर से मेजर कर रहे हैं। एक और मैं आपको इससे रिलेटेड चीज़ समझाता हूँ। जैसे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है कि नहीं, आप हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि हम 15 के हो गए, 16 के हो गए, 17 के, और अपना पूरा सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन आप ऐसे भी सोचिए कि ईश्वर ने आपको एक एज दी है कि नहीं, एक फिक्स एज दी है, 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स जो भी है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि ईश्वर ने आपको जब आप अपना बर्थडे बना रहे होते हैं तो आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि ईश्वर ने आपको जो एज दी है उस एज में हर 1 साल कम हो गया, है कि नहीं। लेकिन आप इस तरह से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि लाइफ पॉजिटिव वे में जी जाती है कि नहीं, आराम से एंजॉय करिए, बर्थडे भी सेलिब्रेट करिए, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने आपसे कहा था मैं आपको इसमें कुछ और भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक दूसरे ग्राफ बनाने के बाद। ठीक है, आप इसकी सॉल्व ले लीजिए। इसका ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इससे माइंड में रखिए। मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी इसी से समझाया था, इसे माइंड में रखिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 9th में पढ़ने जा रहा है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक रह गया या ये अभी हमें नहीं सिखाया गया है, तो आप टेंशन मत लीजिए। जब मैं इसका लास्ट करूँगा, एनसीईआरटी का ये चैप्टर होगा, मैं एक्सरसाइज का लास्ट का न्यूमेरिकल कराऊंगा, तब तक मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा। आप कोई टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। ठीक है, मैं सारी चीज़ों को उस तरह से पढ़ाऊंगा कि चीज़ को कहाँ पढ़ाया जाए जिससे आपको अच्छी से समझ में आ जाए। ठीक है, मेरा बस यही ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपका फर्स्ट वाला ग्राफ रहा। अब हम सेकंड ग्राफ पर आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, इसी में इस ग्राफ को मैं ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, ये 2, ये 4, देन 8। अब मेरे पास स्केल लाइन है। ठीक है, दिस इज 16। ठीक है, ये स्केल से चीज़ें कनेक्ट की जा सकती हैं। ये इस तरह से हैं चीज़ें, ये 8 पर है तो यहाँ 4 पर है, ये यहाँ 12 है तो ये नीचे 6 है, ये यहाँ पर है तो ये 8 है। इस तरह से किया गया है। ये ग्राफ क्या शो करता है? ठीक है, बताइए ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? अब फिर से, अब मैंने ग्राफ इस तरह से बनाया है कि नहीं, मैंने ग्राफ इस तरह से बनाया है तो इसका क्या मतलब है? मैंने ग्राफ इस तरह से बनाया है तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसपेरेंट, यही कंफ्यूजन होता है 9th के स्टूडेंट्स को कि ग्राफ ऐसे है तो गाड़ी ऐसे जा रही होगी। भाई ऐसे हवा में थोड़ी ना गाड़ी चलेगी। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि जैसा ग्राफ होता है वैसा ऑब्जेक्ट का पाथ नहीं होता। ऑब्जेक्ट कहाँ चल रहा है? ये यहाँ चलेगा ऑब्जेक्ट इस पाथ पर। तो अब क्या देखेंगे आप? ऑब्जर्वर क्या देखेगा? टाइम 0 है, डिस्टेंस भी 0 है। तो ऑब्जर्वर क्या कहेगा कि जो ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट आपका वो कहाँ है? वो आपका ओरिजिन पर है। ठीक है, आप एक बात और ध्यान रखेंगे, आपके यहाँ ये नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये कंसेप्ट होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का, कि जो भी ऑब्जेक्ट में जब वर्ड यूज़ करता हूँ तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक कार हो सकती है, एक बाइक हो सकती है कि नहीं, एक ह्यूमन बॉडी हो सकती है जो चल रहा है। लेकिन आप कहेंगे सर एक कार है, तो आप इसे जब ओरिजिन पर खड़ा करेंगे तो ओरिजिन तो एक पॉइंट और कार इतनी बड़ी होगी, तो फिर आप कहाँ से मेजरमेंट करेंगे? अगर कार को ऐसे भी खड़ा कर देते, कार का सेंटर ओरिजिन पर आ जाए, तो मेजरमेंट कहाँ से करेंगे? कार के अगले वाले हिस्से से या कार के पीछे वाले हिस्से से या मिडिल से?
तो हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं पूरी जो कार है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर शिफ्ट हो गई है। ठीक है, इस कार को हम क्या मानते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। तो क्या कहेगा कि यहाँ है कार, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टाइम बढ़ा। देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर गया, टाइम देखिए यहाँ तक बढ़ गया, डिस्टेंस भी बढ़ गई, और टाइम बढ़ा, डिस्टेंस और बढ़ी। तो ऑब्जेक्ट क्या देख रहा है, ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस भी क्या होती जा रही है, वो आपकी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किधर चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कम से कम ये तो कंफर्म है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट में मोशन हो रही है। अब मोशन हो रही है, अब ये पता करना है कि मोशन है कैसी, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ये देखिए, तो आप रिकॉल करिए यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या थी कि जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो मोशन कैसी होती है, यूनिफॉर्म। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 से 2 हुआ, 2 तक 2 आवर्स तक 4 किलोमीटर, 4 आवर्स तक 8 किलोमीटर, 6 आवर्स तक 12 किलोमीटर, 8 तक 16 किलोमीटर। तो यहाँ टाइम का इंटरवल लीजिए, तो यहाँ तो टाइम 0 है, टाइम का इंटरवल कितना हुआ 2, डिस्टेंस का कितना हुआ 4, यहाँ 2 डिस्टेंस का 4, यहाँ 2 डिस्टेंस का 4 है कि नहीं। तो आप देखेंगे हर 2 आवर्स में, हर 2 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हर 2 आवर्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी, 2 किलोमीटर। इसका सीधा सा मतलब ये रहा कि जो पर्टिकुलर मोशन है 100% एक यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब देखिए पूरी चीजें एकदम से कनेक्टेड हैं। अब मैं आपको, आप ध्यान रखेंगे, अब मैं आपको नई फिजिक्स नहीं सिखाने वाला, फिजिक्स आपकी लास्ट वीडियो तो खत्म हो चुकी है। अब बस जो हमने पहले सीखा है उसी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ में सीख रहे हैं। पहले एक तरह से मतलब रिश्ता नया, सोच वही, और सोच नई। तो हम उसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, फिर से एक नए तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये क्या एक यूनिफॉर्म मोशन है। अब यूनिफॉर्म मोशन होगी तो क्या है, इसकी एक स्पीड होगी। लेकिन अब आप लोग थोड़ा मैथमेटिक्स पर आइए। ठीक है, मैंने आपसे कहा था मैथमेटिक्स से ही मैं आपकी फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, और मैथमेटिक्स से ही फिजिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपको परमानेंट मेमोराइज हो सकती है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। आप रिकॉल करेंगे ये कुछ ग्राफ मैंने आपको मैथमेटिक्स में सिखाया था, कुछ देखा हुआ सा लग रहा है कि नहीं। क्या बताया था मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था स्ट्रेट लाइन का। ये एक्स एक्सिस, ये थी वाई एक्सिस, और ये क्या होती है आपकी स्ट्रेट लाइन। और आप रिकॉल करिए, याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन है कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। अगर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास होती तो इसकी इक्वेशन में लिखी थी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास होती, इक्वेशन होती वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। लेकिन ये कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, तो क्या होगी वाई इक्वल टू दिस इज एम एक्स। लेकिन वहां मैंने जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी तो मैंने आपसे कहा था कि वहां 2 वेरिएबल थे एक्स एंड वाई। देखिए यहाँ वेरिएबल चेंज हो गए हैं, एक्स की जगह कौन आ गया है, टी है कि नहीं। ये टाइम एक्सिस हमने कंसीडर कर ली है, और ये हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, आप इसे वाई एक्सिस कह सकते हैं, लेकिन हम डिस्टेंस के लिए जो सिंबल यूज कर रहे हैं जैसे डी, डी ले लेते हैं। ये सिंबल आपका एस पी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा। पहले तो ये ओरिजिन से पास हो गई, ओरिजिन से पास होगी तो आप ये वाली ड्रॉ करेंगे, इसे खत्म कर दीजिए। ठीक है, इसमें अब देखिए y की जगह कौन आ गया, तो y एक्सिस थी वहां पर, यहाँ y की जगह कौन आ गया, जैसे डिस्टेंस d, और x की जगह कौन आ गया, तो टाइम आ गया सर, और ये आपका स्लोप है m। रिकॉल करिए m क्या था, हियर हम क्या कहते हैं, m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन।
और एम को ही मैंने आपको क्या कहा था, एम क्या होता है आपका टेन थीटा की जो लाइन होती है, वो जो लाइन होती है वो मैंने आपसे वहां कहा था एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस ये क्या है, टाइम एक्सिस है, तो ये एंगल होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस एंगल इज थीटा। अब आप मुझे बताइए अगर ये डिस्टेंस है और मैं इसमें टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये पर्टिकुलर क्वांटिटी m जिसे आप टेन थीटा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। अब आप मुझे बताएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है। ठीक है, मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्टेशन करता हूँ, आप बताएंगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है स्पीड। ठीक है, ये स्पीड थोड़ा दूसरे मोहल्ले में आ गई, इसे अलग कर देते हैं। तो क्या मतलब रहा है इसका, तो इसका सीधा सा मतलब ये रहा कि अगर ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में है और मोशन कैसी है आपकी यूनिफॉर्म और ग्राफ इस तरह से है, तो ये जो थीटा होता है ना, इस थीटा से हम क्या बता सकते हैं, इस थीटा से उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को बताया जा सकता है। सॉरी, थीटा से नहीं, टेन थीटा से क्या बता सकते हैं, स्पीड को बता सकते हैं। थीटा को स्लोप नहीं कहते, टेन थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ दी लाइन। तो यहाँ पर सिंपली आप ये तो नहीं लिखेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, जो आप लिखेंगे नोट्स में। जैसे मान लीजिए ये है आपका ओरिजिन, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है आपका बी, ठीक है, और ये ओ ए और ये आपका हो गया ए बी। अब आइए आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको सिखाया था राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, उसमें मैंने आपको सिखाया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आप लोग अब ये बिल्कुल देख पा रहे होंगे, मैंने आपसे कहा था जो मैथमेटिक्स का एक एक टॉपिक मैंने आपको सिखाया है वो पूरा टॉपिक मैं फिजिक्स पढ़ाने में यूज़ कर लूँगा। ठीक है, एक सिंगल लेटर भी नहीं छोड़ूंगा मैथमेटिक्स का जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो आप रिकॉल करिए, मैंने आपको कहा था ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, टेन थीटा। तो मैंने आपको बताया था टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस क्या हो गया आपका, दिस इज ओ बी। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 12। ठीक है, ये डिस्टेंस है कितनी, ये 12 है, ये यहाँ पर 0 है, दिस इज 12 माइनस 0। और टाइम कितना हो गया, यहाँ टाइम कितना है 0, यहाँ कितना है 6, तो टाइम का इंटरवल कितना हो गया 6 माइनस 0, तो 12/6 कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस ग्राफ से ये कंक्लूजन पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसकी मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन है, ये एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है, और कितनी स्पीड है इसकी, 2 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्पीड को कभी भी कैलकुलेट कर लीजिए, स्पीड आपकी सेम आनी है कि नहीं, और आप देखेंगे सेम ही आएगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए मैं सिर्फ इसे कंसीडर कर रहा हूँ, ये थीटा है, मान लीजिए दिस इज, आप लोग आप अपने नोट्स में ये नहीं करेंगे, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। नोट्स के लिए आप सिंपली इसी से चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे, बस आप नोट्स में इतना कंटेंट लिखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अब यहाँ बना लीजिए टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट है, मान लीजिए दिस इज ए, दिस इज एल, दिस इज एम। तो आप टेन थीटा लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज एम के। तो एम एल ये वाली डिस्टेंस है कितनी, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई, ये हो गई 8, सॉरी 4 और 4 कितना 8। ठीक है, हालांकि आप ध्यान रखेंगे फिजिक्स में मेजरमेंट ओरिजिन से किया जाता है, मैथ में भी आप जानते हैं मेजरमेंट ओरिजिन से ही करते हैं। अब यहीं से तो मेजर करते हैं, यहाँ से 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, यहीं से तो मेजरमेंट किया जाएगा। तो यहाँ से हमने मेजर किया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 16 माइनस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 12 अपॉन
यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है 8, टाइम का इंटरवल देख रहे हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है 4, ऊपर कितना बचा 4, सॉरी जो टेन थीटा लिखा जाएगा जिसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे लिखा जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 16 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, दिस इज 8, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, कितना बचा 8 बचा, दिस इज 4, दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये क्लियर देख सकते हैं, आप कहीं भी स्पीड निकाल लीजिए, कहीं भी कितनी आएगी 2 किलोमीटर पर आवर, और आना भी चाहिए क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि ये पर्टिकुलर मोशन यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट है कि नहीं। आप आराम से इसे कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, है कि नहीं। इसे में डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कैसे, आपको ये पता होना चाहिए। अब आप ये तो समझ में आ गया कि अगर ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में है तो स्लोप से हम क्या बता सकते हैं, तो अगर ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में है तो स्लोप से हम बता सकते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड, है कि नहीं। तो अब आप यहां ले लीजिए, स्लोप का मतलब टेन थीटा से तो हम स्पीड बताएंगे, तो हमें पता है मैथमेटिक्स से आप ये जानते हैं, ठीक है। अब हर जगह मैथमेटिक्स है, मैंने आपसे कहा फिजिक्स में हर जगह मैथमेटिक्स है, तो आप ये समझते हैं मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी से कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, है कि नहीं। अगर ये सारे एंगल्स हर जगह सेम हैं, तो अगर एंगल सेम है तो टेन थीटा सेम होगा, और टेन थीटा सेम होगा तो ये जो क्वांटिटी है आपकी ये क्या बताती है, ये स्पीड तो बताती है, तो हर जगह स्पीड भी कैसी होगी, सेम होगी। तो ये पर्टिकुलर मोशन कैसी हो गई, ये पर्टिकुलर मोशन अपने आप में एक यूनिफॉर्म मोशन हो गई। समझ पा रहे हैं। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, तो आप लिखेंगे दिस ग्राफ शोज a uniform motion। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है।